जिन लोगों को सांस का मसला लाइक दमा, अगर आपको चेस्ट में पेन हो रही हो, क्योंकि ये शुरू में सोजिश करता है, वो अल्टर्ड स्टेट हो जाता है, उनका जो कॉन्शियस लेवल है वो बेहतर नहीं रहता। स्मोक रिलेटेड लंग इंजरी के लिहाज से एक डिजीज़ ऐसी है जो हमने स्मोकर में देखी, जिसको कहते थे COPD। नोज़ की हम बात करें तो वो इसमें एक केमिकल भी है, इसमें एक पार्टिकुलर मैटर है जिसका साइज़ 2.5 माइक्रोन से कम है और वो पेनिट्रेट कर रहा है आपके एयरवे में, उसको वो इरिटेट कर रहा है। जब वो इरिटेट कर रहा है तो जो वायरल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वायरल हैं उनके लिए पेनिट्रेशन आसान हो गई है, तो वो वहाँ पे पेनिट्रेट कर जाते हैं। जब वो पेनिट्रेट करते हैं तो अगला कैस्केड तो बिल्कुल ईजी है उनके लिए, क्योंकि सोजिश ऑलरेडी वहाँ चल रही है, जो क़ुव्वत मुदाफ़त लोकल लेवल पे है वो ऑलरेडी कम है, तो वो तो ज़ाहिर बात है डिज़ीज़ को फैला देगा। अब इस सिनेरियो में हमें एक ऐसा ग्रुप आइडेंटिफाई करना है जो प्रोन हो सकता है इन बीमारियों में मुब्तला होने का, उसको हम कहते हैं हाई रिस्क ग्रुप। हाई रिस्क ग्रुप। सो ये हाई रिस्क ग्रुप जो है इसको हमने अब बचाना है। हाई रिस्क ग्रुप क्या है? एक्सट्रीम ऑफ एज, बच्चे, बुजुर्ग, प्रेग्नेंट फीमेल, वो लोग जिनमें क़ुव्वत मुदाफ़त कम है प्राइमरीली बिकॉज ऑफ द डिजीज़ लाइक डायबिटीज़, शुगर, ब्लड प्रेशर, या वो लोग जो क़ुव्वत मुदाफ़त कम करने की दवाइयाँ ले रहे हैं, ये वो लोग हैं जिनको हम हाई रिस्क कहते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को सांस का मसला लाइक दमा, लाइक COPD जो स्मोकर्स अस्थमा होता है, या जिनको दिल के मसले भी हैं, ये हाई रिस्क ग्रुप है। सो ये ग्रुप जो है ये अलर्ट हो जाए, इन ग्रुप को फिर हम स्पेसिफिक प्रिकॉशनरी मेजर बताएंगे। जो फिर अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर साहब हमारे यहाँ मसला यही है ना कि जिन अफराद की तरफ आपने इशारा किया, हम ये सारी बातें जानते होते भी अलर्ट नहीं होते हैं और उसका फिर जो रिज़ल्ट है वो ख़तरनाक नताइज हमें देखने को मिलते हैं। अच्छा, इस बार जो नंबर है वो बहुत हद तक इंक्रीज़ रहा। लोग यूजुअली नॉर्मली नज़ला, ज़ुकाम, बुखार को इनिशियली इतना सीरियस नहीं लेते हैं, इसको थ्रेट नहीं समझते हैं। निमोनिया के जो इनिशियल सिम्टम्स हैं वो क्या है कि फ़ौरन डॉक्टर की तरफ रुजू करने, और वो कितने सीरियस हैं, कितने स्वेयर हैं? देखिए, नज़ला, ज़ुकाम और बुखार 1-2 दिन होना तो इसको आप नॉर्मल कंसीडर कर सकते हैं, दिस इज नॉर्मल। लेकिन अगर ये बुखार परसिस्टेंटली आपका ज़्यादा और सर्दी लग के आपको बुखार हो रहा हो और बड़ों में स्पेशली शिवरिंग जिसमें हो, और उसके साथ अगर आपको चेस्ट में पेन हो रही हो, क्योंकि ये शुरू में सोजिश करता है, पेन होती है, उसके बाद आपको बलगम आना शुरू हो जाए, तो ये वो ऐसी चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा सा डाउटफुल करती हैं कि मुझे स्पेसिफिकली कोई ऐसी डिजीज़ है जो कि अदर देन नॉर्मल। और इसके साथ फीवर रहेगा? फीवर परसिस्ट करता है, हाई ग्रेड फीवर होता है यूजुअली 102, 103, और उसके साथ सर्दी लग रही है और चेस्ट पेन हो रही है। ये तो बात होगी बड़ों की। बच्चों में क्या होता है, क्योंकि वो बता नहीं सकते इतने, यूजुअली उनका रेस्पिरेटरी, उसको कहते हैं पसलियाँ चलना, सांस बहुत तेज़ आपको फील होता है। ये छोटे बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, और बाकी उनको बुखार उसी तरह होगा। अब बड़े और छोटे दो चीज़ें एक तरह की बिहेव करती हैं, लाइक कि उनका वो अल्टर्ड स्टेट हो जाता है, उनका जो कॉन्शियस लेवल है वो बेहतर नहीं रहता। ये भी एक अलार्मिंग साइन है। अगर ये होता है इसका मतलब है आपकी जो इन्फेक्शन है वो एक नॉर्मल इन्फेक्शन नहीं है, तो ये यूजुअली वार्निंग साइन है जिसको हमें देखना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल मैं जानना चाहूँगी आपसे, निमोनिया कंटेजियस है? अगर घर में किसी एक शख्स को ये है तो क्या ये ट्रांसफ़र हो सकता है किसी और में? नॉट लाइक दिस। वायरल निमोनिया कंटेजियस होती है, याद रख लें। वायरल निमोनिया, देखिए अब हो क्या रहा है कि जिस सर्दी में आप बैठे हैं, हमने एक कमरे में हीटर लगा दिया है ना, अब सारी फैमिली उस कमरे में आके बैठ गई। अब हमने अपने बच्चों को कफ एटिकेट्स तो बताए नहीं है ना, हमें पता है। वो करता क्या है कि एक बच्चे को या किसी बड़े को जुकाम हुआ, उसने स्नीजिंग की, अब क्योंकि विंटर चल रहा है सब इकट्ठे बैठे हैं, तो ये एक फैक्टर मिल गया उस वायरस को रेप्लिकेट करने का। अब ये टू बिगिन विद यूजुअली ये वायरल होता है एंड इसकी अप एंड अबव निमोनिया का इन्फेक्शन बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। हाँ, कुछ लोग जिनमें मैंने बताया हाई रिस्क ग्रुप है, उसमें हो सकता है कि वो डायरेक्ट स्टार्ट ही बैक्टीरिया से हो। बुजुर्गों में यूजुअली बैक्टीरिया ज़्यादा होते हैं, बच्चों में वायरस ज़्यादा होते हैं, लेकिन कॉमनली इनका स्टार्ट वायरल इलनेस से होता है। तो ठीक है, सो गैदरिंग हो गई है, फिर हमने कफ एटिकेट, बच्चों को हमें बताना है कि जी आपने कफ करना है तो आपने एल्बो पे करना है। सही। सो ये एटिकेट्स अब माओं के बल्कि बाप सबको, ये फैमिली को एज एन हमने ये सिखाने कि जी कफ एटिकेट्स क्या होते हैं। हम यहाँ स्नीजिंग करें, वो हाथ हमने ऐसे रखा है और उसी हाथ से हम दूसरे को शेक हैंड कर रहे हैं, तो ट्रांसमिशन तो हमारी हो गई। ठीक। तो कोविड से एक दो चीज़ें मैंने समझा, मैं समझता हूँ कि जो अब हमारा पार्ट बन जाना चाहिए। वन इज़ हैंड हाइजीन, हाथों की सफाई का ख्याल कर लें। दूसरा, जैसा तैसा करके मास्क पहन लें। अब तो हम बच नहीं सकते इन चीज़ों से, तो ये दो चीज़ें जो है ना, ये हमारा अब एक नॉर्मल डेकोरम बन जाना चाहिए अपनी लाइफस्टाइल का, कि हम इससे कुछ आपने बड़ी अच्छी बात की तरफ इशारा किया है कि हमें इस चीज़ को अब आई थिंक इट्स अ हाई टाइम कि हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि मास्क अपनी ज़िंदगी में ऐड करें, ना सिर्फ
जिस वायरस की हम बात करें निमोनिया की, उसके अलावा भी जो दीगर बहुत सारी हम बीमारियों से हम बच सकते हैं, और ख़ासकर जिस मौसम की तरफ हम इंडिकेट करें, इशारा करें कि स्मोक एज ए थ्रेट बाहर मौजूद है? देखिए नबिया, ये इतना इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊं कि हम लोग अब तो इसको नाम दे रहे हैं कि स्मोक रिलेटेड लंग इंजरी के लिहाज से एक डिजीज़ ऐसी है जो हमने स्मोकर में देखी, जिसको कहते थे COPD। आपने भी अक्सर नाम सुना होगा COPD, थर्ड लीडिंग काज ऑफ डेथ वर्ल्ड वाइड है। उसका एक रिस्क फैक्टर इन्वायरमेंटल पोल्यूशन भी बन गया, उसको COPD-P कह दिया फॉर बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन। सो अब हम कैसे बच सकते हैं? हम मास्क, अब इसका मतलब है हम एटलीस्ट जो हाईली पॉपुलेटेड, जो पॉपुलेशन बम्ब है जिस पे हम बहुत कम बात करते हैं, हाईली पॉपुलेटेड सिटीज़ जो हैं जहाँ पे स्मोक बहुत ज़्यादा है, उनमें कम से कम मास्क जो है जब आपने घर से बाहर निकलना है तो उसको मैंडेटरी है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, डबल निमोनिया क्या कंडीशन है? डबल निमोनिया का मतलब ये है कि वो रादर एक लंग के पोर्शन को किसी को इन्वॉल्व करने के वो दोनों को इन्वॉल्व कर ले या होल लंग इन्वॉल्व कर ले। ये एक्सटेंशन पे डिपेंड करता है। यस, इट्स वेरी 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 डिफिकल्ट टू ट्रीट बाय देम। ठीक है। तो डॉक्टर साहब, वो लोग जो कि कोविड इफेक्टेड रहे, जिनको कोविड हुआ, उनमें से एक बड़ा नंबर उन लोगों का भी है जिनको 2 बार कोविड ने इफेक्ट किया, फिर उसके बाद ऐसे पेशेंट्स, ऐसे लोग हमें अक्सर कंप्लेन करते हुए दिखाई दिया। आई एम श्योर आपके पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते होंगे जो अक्सर कहते हुए दिखाई दिए कि उनकी इम्यूनिटी उनको वीक महसूस हुई या सांस तेज़ उनका अक्सर रहता है। ऐसे लोगों को अगर निमोनिया अटैक करे, वो भी एक थ्रेटनिंग सिचुएशन है? देखिए अच्छा गुड क्वेश्चन। देखिए इस पे बाद में आपको बताऊं कि कोविड के बाद कुछ चीज़ें, आपको पता है कोविड, आई वाज फोकल पर्सन ऑफ कोविड-19, तो बेताशा पेशेंट हमने देखे। ऐसे ग्रुप हमें मिल गया जिनको फटीक, थकना, ठीक, जिनको कुछ भूल जाना, जिसको ब्रेन फोगिंग कहते हैं, ये लंबे अरसे तक रहा। इसको कहते रहे हम लॉन्ग कोविड सिंड्रोम। ठीक। अच्छा, कुछ लोग ऐसे थे जिनको हमने बड़ी क्लासिफाइड मेडिसिन दी और काफ़ी कॉस्टली मेडिसिन दी और वो हाई फ्लो पे गए या वो वेंट पे गए। जब वो सर्वाइव करके वापस आए तो उनके लंग रिलेटिवली वीक हो गए। अब ये वो ग्रुप है जिसको मैं हाई रिस्क ग्रुप में डाल दूंगा कि इस ग्रुप ने अपने आप को बचाना है, कुछ प्रिवेंशन से बाहर ना जाके, कुछ वैक्सीनेशन से भी, जिसका हम बात भी करेंगे। तो ये वो ग्रुप है जो अपने आप को डॉक्टर से भी रजू करे और उसके बाद अपने आप को प्रिवेंट रखे। और एक और चीज़ जो कोविड में मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन, बाद में थ्योरेटिकल भी इसमें बात होती रही, कि ये जो छुपी डिजीज़ थी इसको उसने प्रोमिनेंट कर लिया। लाइक कोई प्री डायबिटिक थे तो वो डायबिटिक हो गए, जो प्री हाइपरटेंसिव थे वो हाइपरटेंसिव हो गए, जो एस्थमेटिक थे हिडन वो भी एस्थमेटिक हो गए। सो ये ऐसी बहुत सी डिजीज़ जो आपके बैकग्राउंड में चल रही थी वो हमारे सामने आ गई। हालांकि एक ज़माने में ये भी कहा गया कि कोविड की वजह से अस्थमा हो गया, लेकिन मेरी ऑब्जर्वेशन में ऐसा नहीं था। मोस्ट ऑफ द पेशेंट में बैकग्राउंड में अस्थमा था या उनकी किसी फैमिली में अस्थमा एग्जिस्ट कर रहा था जो उसके बाद प्रोमिनेंट हो गया। तो कोविड वाले मरीज़ों को जो कि वेंट पे गए हैं, जो कि हाई फ्लो पे गए हैं या जो ऑक्सीजन पे लंबे अरसे रहे हैं, उनके लंग्स अभी भी वीक हैं। कोविड ज़्यादा पुरानी बात नहीं, मुझे आई स्टिल रिमेंबर फर्स्ट केस हमने मार्च 2020 में देखा था। बिल्कुल। सो 3 ईयर ओल्ड बात है और अभी भी ये केसेस रैंडमली हमारे पास आते हैं कोविड के। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके साथ साथ जो लोग घरेलू टोटके कर रहे होते हैं, वो भी एक बड़ी तादाद में लोग हैं कि गला ख़राब और जो निमोनिया के जो इनिशियल सिम्टम्स जिसकी तरफ आपने प्रोग्राम के स्टार्ट में इशारा किया, वो लोग घर में उसको कर रहे होते हैं ट्रीट। ये इसको वर्स्ट कर देता है फिर आगे जाकर? 100%। एक दो चीज़ें, एक दो फिनोमेना जो मेरे सामने इवॉल्व हुआ है, आप लोग भी शायद उसको देखते होंगे। अनफॉर्चुनेटली एवरीबॉडी इज़ डॉक्टर अंटिल प्रूवन अदरवाइज, है ना। हर घर में एक डॉक्टर मौजूद है, ठीक है। अब वो डॉक्टर स्टूडेंट भी हो सकता है, एक नुस्खा भी मौजूद है जो पूरी फैमिली में ट्रैवल करेगा। अच्छा, और भी है ना, देखिए, और डॉक्टर ऐसा भी है जो मेडिकल स्टूडेंट भी है, आप सराउंडिंग में देखेंगे। और पैरानॉल हमारा बेस्ट फ्रेंड है। हाँ, एग्जैक्टली। कुछ भी हो जो सबसे पहले हम एग्जैक्टली ये ले लेते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, आप फैमिली में अब रिट्रोस्पेक्टिवली देखिएगा, आपका कोई ना कोई कज़न, कोई ना कोई रिलेटिव डॉक्टर बन रहा है या वो बनने की कोशिश कर आपका पहला कांटेक्ट वो होगा जी। और वो बड़ा कॉन्फिडेंट है, चाहे वो 3rd ईयर का स्टूडेंट है, कॉन्फिडेंस उसका प्रोफेसर वाला है, ठीक है। सो वो आपको एक रजीम बता देगा कि जी आप ये फॉलो करें। और बॉडी के किसी भी पार्ट में अगर पेन है, कुछ भी है, तो हमने उसी से पूछना है। एग्जैक्टली। सो अब बात ये हो रही है कि मरीज जो पहले इंपॉर्टेंट टाइम है जब हम समझते हैं कि कम से कम उसको एक दफ़ा हमें दिखाना चाहिए, वो यूजुअली वो मिस करता है। और इस ऑलवेज डिले प्रेजेंटेशन जिस पे हम फंस रहे हैं, ये नहीं है कि
कोई अनयूजुअल ऐसा नमूनिया है जिसको जो हमसे ट्रीट नहीं हो रहा, वो डिले हो जाता है, वो राइट टाइम जब उसको डॉक्टर से कांटेक्ट करना है और वो वार्निंग साइन मिस कर चुका होता है, फिर हम स्टक हो जाते हैं और फिर इन्वेस्टिगेशन कराने में और उसके रिस्पांस में इतना टाइम हो चुका होता है कि अनफॉर्चुनेटली पेशेंट की, स्पेशली बच्चों की मैं बात करता हूँ, कि उनकी डेथ हो जाती है। तो मेरी रिकमेंडेशन सिर्फ ये होगी कि जब भी आप बच्चे को कोई सिम्टम देखें तो एक दफ़ा उसको क्वालिफाइड कॉम्पिटेंट डॉक्टर्स को चेक करा लें। वो देख के सुन के आपको ये बता देगा नहीं जी ये ठीक है, और हाँ तीसरे दिन, पाँचवें दिन, सातवें दिन ये देख लें, अगर ये अलामत हैं तो उस वक्त आप हमसे रजू करें। सो ये जो कल्चर, और हमें भी एज ए डॉक्टर कम्युनिटी इस कल्चर को डिस्करेज करना चाहिए कि आप टेलीफोनिक मैसेज पे आप रिस्पॉन्ड दे रहे हैं पेशेंट को, आपने फिजिकली देखा, चाहे मैं जितना मर्जी बड़ा प्रोफेसर हूँ, लेकिन अगर किसी भी जूनियर डॉक्टर ने मरीज को फिजिकली देख लिया है तो वो मुझसे बेहतर डिसीजन मेकर है रादर देन कि मैं उसको टेलीफोनिक डिसीजन मेकिंग करूँ। सो ये मेरे ख्याल में एक टेक होम मैसेज हमें जरूर लेना चाहिए कि एक दफ़ा डॉक्टर से रजू करें।